नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्थानीय एवं मानक समय, हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और वैसे ये पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की आरबीएसई बोर्ड की सत्र 2019 वाली। उसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो आपके रीड से हूबहू मैच खाते हैं और काफ़ी संभावना है कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके अलावा आप चाहे कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो पीएसआई हो, चाहे आरएस हो, कोई और एग्ज़ाम हो राजस्थान का, या कोई और जियोग्राफी जहाँ राजस्थान जीके मतलब जीके के क्वेश्चन आते हो जियोग्राफी के, वहाँ ये काम का है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ लिया था। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको कहा जाता है देशांतर, और एक देशांतर के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। और पृथ्वी घूमती है तो वो इस तरह से घूमती है, जैसे ऐसे घूमते 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 वापस उसी स्थान पे आती है। तो उसको कितना टाइम लग जाता है? 24 घंटे। तो कुल 360 देशांतर है और 24 घंटे का समय है। ठीक है, 24 घंटे हैं, 360 देशांतर है। तो ये तय कैसे करें, ये कैसे आइडिया लगाएं कि एक देशांतर में कितना टाइम लगता है। तो एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी घूमती है तो एक देशांतर कितनी देर में घूम लेती है? 4 मिनट में। यानी 111 किलोमीटर जो है वो 4 मिनट में पृथ्वी चल जाती है। 4 मिनट में 111 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई? खतरनाक हो गई ना। जैसे मान लो सामान्यतः है आप गाड़ी चलाते हैं और आपने मान लीजिए 100 की स्पीड कर रखी है, जो कि काफ़ी तेज़ मानी जाती है। तो आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंचोगे, और यहाँ पृथ्वी जो है 4 मिनट में 111 किलोमीटर आ रही है। यानी 1 मिनट में कम से कम 25 से 30 किलोमीटर हो गया ना, 25-30 लगभग। तो 1 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 1800, यानी लगभग 1600 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी घूमती है। 1600 किलोमीटर, जितनी तेज हवाई जहाज कुछ भी नहीं है, बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से। ये तो प्रकृति की लीला है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि देशांतर को पृथ्वी इधर से इतने घूमेगी तो कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। तो कुल 360। अब ये देखो कितने अच्छे से इसमें समझाया गया है, आराम से बच्चों के हिसाब से, कि अब तक हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखना, आप थोड़ा सा सोच लेना कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व आ रही है, तभी तो सूर्य तो जाता ही नहीं है ना, हमें जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था, हम गाड़ी में जाते हैं तो पेड़ पीछे की ओर जाते हैं, प्रतीत होते हैं। तो घूमती है, तो इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है और पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन को पूरा कर लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 360 का मतलब हुआ वापस उसी स्थान पे आ जाना। तो ये तो रोज का काम है, वापस आ जाना, वापस आ जाना। पृथ्वी वापस नहीं आए तो अपना भी कोई अता पता नहीं रहेगा। तो चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमी? 360 डिग्री। यानी देशांतर भी कितने? 360। तो 1 घंटे में 15। ठीक है, 15 का 24 में भाग, देखो 360 में 24 का भाग दिया तो 15 आया। तो 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में, याद रखना, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो इस तरह से 15 में भाग दिया 60 का तो 4 बार आया। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये आप याद रख लेना, 1 डिग्री बराबर 1 का बना दो 4, बस 1 डिग्री बराबर 1 का बना दो 4 मिनट। ठीक है, तो अब हम देखिए पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, तो 60 में 15 का भाग दिया 4 मिनट, तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। इससे हम किसी भी स्थान का समय निकाल सकते हैं। जैसे हमें एक देशांतर का दे दिया ना, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर, सूर्य की किरण पृथ्वी घूम रही है। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको इधर अंधेरा है, इधर उजाला है, तो ये देखो ऐसे, अब इस हिस्से में उजाला हो गया, अब इस हिस्से में सूर्य हो गया, अब ये चीन में हो गया, फिर ये भारत में हो गया, और अभी भारत में जब सूर्य है तो अमेरिका में अर्धरात्रि है। इधर दोपहर के 12, उधर रात के 12 घंटे का फर्क लगभग। फिर इधर अमेरिका में तो उधर भारत में अंधेरा। तो इस प्रकार से तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है
तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, जिसमें पहले ये किरणें पूर्वी देशांतरों पर और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती है। यानी कि पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है ना, हालांकि आप कहेंगे गोल है, मगर फिर भी पूर्व को माना गया है। ठीक है। अब आता है स्थानीय समय, यानी किसी भी स्थान का लोकल टाइम। किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया उस समय का स्थान स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर की सीध में ऊपर होगा, यानी जब एकदम सूर्य ऊपर और परछाई एकदम कम बने, 0 लगभग, तो 12 बजे का समय माना जाएगा। यानी वो उस स्थान का लोकल समय है। जब सूर्य एकदम ऊपर हो या सूर्य से परछाई एकदम कम बने, न्यूनतम, पूर्व होगा तो इधर बनेगी, फिर धीरे धीरे से सीधी होके और इधर बनेगी, तो तब वो 12 बजे मान लो आपके एकदम 12 बजे हैं। उस स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा। जैसे मान लो यहाँ भी सूर्य सीध में आएगा तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बराबर ही आएगा एक देशांतर पे, क्योंकि ये तो इस हिसाब से है ना। हालांकि तिरछा हो सकता है मगर ऊंचाई बराबर रहेगी। जैसे सर्दियों में तिरछा जा सकता है, ठीक है, अपनी परछाई उत्तर की ओर जा सकती है, मगर पूर्व या पश्चिम के हिसाब से बराबर रहेगी। तो पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। तो एक देशांतर पर समय एक रहेगा, मगर देशांतर आगे या पीछे हैं तो समय अलग अलग होगा। अतः है जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद से अपने को आगे जाना है तो वास्तविक समय तो वही रहेगा, मगर 1 डिग्री आगे जाते ही 4 मिनट हम जोड़ेंगे। पूर्व में करना है प्लस, पूर्व में करना है प्लस, पश्चिम में करना है माइनस। ठीक ऐसे 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ हमें कोई टाइम देंगे, बताएंगे, तो हमें 4 मिनट घटा देने हैं। बहुत सिंपल है, समझ में और आ जाएगा। देखो कितने अच्छे से यहाँ समझाया है उदाहरण देकर, और काफ़ी जैसे, क्योंकि ये किताब ये से बच्चों के हिसाब से है ना, तो बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसमें थोड़ा और आपके क्लियर हो रहा होगा। अगर हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर पर वहाँ स्थानीय समय सुबह के 8 बजे हैं, ग्रीनविच रेखा पर मान लो 8 बजे हैं। इसी स्थान से हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, आपसे कह दिया कि ग्रीनविच से 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हुआ है, तो 8:04। ग्रीनविच रेखा से 1 डिग्री पश्चिम की ओर क्या समय हुआ है पश्चिमी देशांतर पर, तो 7:56, 4 मिनट का फर्क है। अब आता है प्रामाणिक समय, प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक। ठीक है। तो हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग अलग समय होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में 4-4 मिनट का फर्क रहेगा ना, आगे और पीछे। इस तरह है, किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है। भारत में भी कई देशांतर रेखाएं हैं, 68 डिग्री से 97 तक उसका विस्तार है। तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। स्थानीय समय तो हर देशांतर का होगा। सभी स्थानों को समय देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश में एक निश्चित समय का पता लगाने के लिए समस्या आ जाएगी। अब अलग अलग समय होगा तो क्या टाइम हुआ कैसे पता चलेगा, लेकिन वहां से अनेक देशांतर रुकें गुजरती है। जैसे जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि दोनों शहरों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। तो यहाँ से देखिए इन्होंने उदाहरण दिया है, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जयपुर में 8 बजे हैं तो जैसलमेर में लोकल समय क्या होगा देशांतर के अनुसार। तो जयपुर से जैसलमेर पश्चिम में है और 5 देशांतर का फर्क है। जैसे जैसलमेर मान लो 69 पे है, तो जयपुर 70, 71, 72, 73, 74 पे होगा। तो 5 देशांतर जैसलमेर पश्चिम में है, तो पश्चिम है तो माइनस, पूर्व है तो प्लस, इतना याद रखना। तो माइनस कर लो, 8 बजे में से माइनस कर लो, कितने? 5 देशांतर, एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 5 देशांतर बराबर 20 मिनट हमें घटाने हैं, माइनस करने। पश्चिम है ना जैसलमेर, तो इसलिए 7:40। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय में बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रामाणिक समय निर्धारित किया हुआ है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। यानी उस देश की चौड़ाई के आधार पर जो बीच में से गुजरती है उसको
समय निर्धारक मान लिया। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रामाणिक समय या मानक समय कहते हैं। इस मानक समय की गणना ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का मानक समय 82 डिग्री, 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको, या फिर 82 डिग्री और 30 मिनट याद रखना है। 82.50 अगर आ जाए ऑप्शन में तो आपको उसको नहीं करना है, 82.30 आ जाए वो ही करना है, क्योंकि 1 घंटे का आधा होता है 30 नहीं कि 50। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। तो भारत का मानक समय ये है। अब चूंकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में है, ग्रीनविच 0 डिग्री पे है, ठीक है। जैसे ग्रीनविच जो है ये है यहाँ, और हम भारत में है, भारत का समय इधर, तो यहाँ से यहाँ के बीच में 82.5 देशांतर आ गए। अब आपको किलोमीटर निकालना है, तो 82 को 111 से गुणा कर लो, और गुणा करने की 11 की ये विधि सबसे बढ़िया है। 8 तो 10, 8 1 9, लगभग 901,000 किलोमीटर दूर है अपने से। 82 को 11 नहीं 11 से नहीं 111 से गुणा करना है ना, मैंने केवल 11 से किया है, तो काफ़ी दूरी आ जाएगी इसमें, तो है ना 10,000 के लगभग आ जाएगा क्या, आप देख लेना। तो उतनी दूरी है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 111 तो केवल विषुवत रेखा पे है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 111 नहीं है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी दूरी घटती जाएगी, तो 111 से एकदम सटीक उत्तर नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए अपने गुणा करना नहीं है। चलो अब आगे देखो, तो 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में है, तो ग्रीनविच रेखा से भारत का स्थानीय समय कितना आगे है, क्योंकि हम पूर्व में ना इसलिए आगे है। मतलब क्या हुआ कि हमारे जब सुबह सूर्योदय हो जाएगा 6 बजे, तो हमसे जो पश्चिम में है, चाहे पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो, वहां 6 बजे सूर्य नहीं होगा, वहां 6:30, अपने जब 6:30 हो जाएंगे तब वहां होगा। ब्रिटेन में अपने जब 12 बज जाएंगे तब वहां 7 बजेंगे, 6:30 बजेंगे। तो इतना, हाँ, तो हम आगे है ना। तो इस हिसाब से चाहे आगे होने के हिसाब से राजी हो जाओ, चाहे अपने आप को गर्व मानो, कैसे भी मानो, तो 5.5 घंटे हम ब्रिटेन से आगे है, ठीक है। अब देखो ये इस विश्व का प्रामाणिक समय है, जैसे ग्रीनविच रेखा है ये, इसके 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये सब 4-4 मिनट इसमें समय बढ़ता जाता है इस तरह से। इसके पश्चिम में जो है वो 4-4 मिनट घटता जाता है। किससे? जो भी आपको लाइन दी, आपसे कह दिया 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इतने बजे हैं, तो 4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे, तो आगे का है ना, तो 8 मिनट जोड़ दो। पीछे का पूछा है तो घटा दो। 0 डिग्री से पूछा है पूर्व का तो जोड़ दो, पीछे का पूछा तो घटा दो। पश्चिमी देशांतर का पूछ लिया 5 डिग्री का और 9 डिग्री का, कि 5 डिग्री पे इतने बजे हैं तो इसमें कितने बजेंगे, तो और पीछे है पश्चिम में तो और माइनस कर दो, पूर्व तो प्लस, पश्चिम तो माइनस पीछे। समझ में आ गई होगी बात आपके। और ग्रीनविच और भारत के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, भारत आगे हैं। जैसे मान लो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और अभी यहाँ रात्रि के करीब 10 बजे हैं, तो ब्रिटेन में क्या बजे होंगे, तो ब्रिटेन पीछे हैं, तो अभी वहाँ 10 से आगे नहीं पीछे ही, यानी कि 3 बजे होंगे दोपहर के। 4 5 6 7 8 4 क्या 4:30 बजे होंगे वहाँ, ठीक है। तो पिछले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को देखकर पता लगाई कि कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा किया गया और किन महासागरों से गुजरती है। तो देखो इसमें देखो ये जो 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे वाली रेखा है 180 डिग्री, वो इधर से भी पीछे है, पश्चिम से भी, पूर्व से भी, बराबर ही बात है। जैसा कि मैंने आपको ग्लोब में भी बताया था कि यहाँ से 0 डिग्री जा रही है तो वो इसके नीचे से इस तरह से, मतलब ऊपर से इस तरह से, यानी कि इसके ठीक पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ी सी जिग जैग है, उबड़ खाबड़ है, और कहाँ प्रशांत महासागर में से गुजरती है। जिग जैग क्यों है, क्योंकि यहाँ थोड़ा जमीन के हिसाब से इसको ऐसे कर रखा है। रियल में वहाँ समुद्र में नहीं मिलेगी, ग्लोब में ही है, मगर जमीन होने की वजह से इसको ऐसे कर रखा है। समझ गए होंगे आप। किन महासागरों से, तो एक तो हमारा महासागर हो गया इसमें प्रशांत, ये आप देख सकते हैं, आपको इसमें भी जिग जैग दिखा देते हैं,
तो ये देखो, इसमें देखो पूरा पानी है, समुद्र है ये। तो यहाँ से इधर से गुजरी है जिगजैग और इधर से जा रही है ये। तो ये प्रशांत महासागर है, ऊपर ये थोड़ा आर्कटिक महासागर है। तो दो महासागरों पूछा ना, तो ध्यान रखना। पता लगाइए अगर ग्रीनविच 0 डिग्री, क्या, हाँ 0 डिग्री जो है, ठीक है, ग्रीनविच देशांतर पर सुबह के 8 बजे हैं, जैसे 0 डिग्री पर सुबह के 8 बजे हैं, तो भारत में क्या समय होगा सोचो। ब्रिटेन में 8 बजे हैं सुबह के, तो भारत में क्या टाइम होगा। तो सोचो, भारत आगे है कि पीछे? आगे है, पूर्व में है ना, पूर्वी देशांतर, तो हम आगे हैं। तो वहाँ 8 बजे हैं, तो अपन तो आगे हैं, तो अपने तो कोई 3 बजे होंगे। 5.5 घंटे का अंतर, तो 2.5 बजे हैं। 2.5 और 5.5, 3, 5, 8। यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में उस देश में 1 से अधिक मानक समय भी होते हैं। जैसे बहुत बड़ा है मान लो देश, अब जैसे रूस इतना लंबा है, आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ और ये इतना, इसके बीच का अगर निकालेंगे तो दोनों के बीच में फर्क आ जाएगा कोई 10-12, 7-8 घंटे का, 10-10 घंटे का, तो इतना चलेगा नहीं। जैसे भारत में आप देख लीजिए कि राजस्थान में बैठे व्यक्ति के मान लीजिए शाम को 6 बजे अंधेरा पड़ गया, सूर्यास्त हो गया, तो उस समय असम में तो 4 बजे पड़ जाएगा अंधेरा सर्दियों में। राजस्थान में अगर मान लीजिए सुबह आपको 7 बजे सूर्य दिखाई दिया, तो असम में तो 5 बजे दिख जाएगा सूर्य। टाइम तो घड़ी में 7 ही बजेंगे दोनों के, एक कर रखा ना इसलिए, मगर सूर्य की स्थिति में फर्क आ जाता है 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि भारत का विस्तार, अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत का जो विस्तार है, थोड़ा ये भारत का मैप बनाया है, तो इधर से इधर में फर्क है 68 डिग्री से 97 डिग्री, तो लगभग 30 डिग्री का विस्तार हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 30 का मतलब 120 मिनट, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे, 2 घंटे का फासला आ जाता है सूर्य की स्थिति में। राजस्थान में है 36 मिनट का सूर्य की स्थिति का फासला। तो इसलिए क्या है, जैसे रूस है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में 1 से अधिक मानक समय है। भारत में तो 1 ही है, कितने, 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद में नैनी के पास से गुजरती है, नैनी यूपी, और 5 राज्यों से जो है गुजरती है। यूपी एमपी छत पर आओ, ये ट्रिक है उसकी, यूपी एमपी, ठीक है, छत छत्तीसगढ़ पर आओ, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उनमें से ये रेखा जो है वो गुजरती है अपने 82.5 वाली। यूपी एमपी 5:30 बजे छत पर आओ, ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, 5.5 घंटे, 82.5। रूस में पता आपको सबसे ज़्यादा समय है 11, अलग अलग जगहों के 11 समय है रूस में। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, एक ही बात है, एक जगह मिल जाएंगे, उसे 180 डिग्री रेखा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट रेखा नाम जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है, नहीं तो तारीख में गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री है, तो वहाँ के और उसके बीच में 12 घंटे का फर्क है, तो अब अगर उसको मान लो चेंज नहीं किया, तो फिर क्या है, तारीख में गड़बड़ हो जाएगी घड़ियों में। तो इसलिए 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 से 180 डिग्री देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। क्या आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर 1 दिन कम कर दिया जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी कि इधर भारत की ओर आएंगे, उधर से कोई जहाज से आ रहे हैं, समुद्री जहाज से, तो फिर 1 दिन, या हवाई जहाज से, तो 1 दिन कम करना पड़ता है। मान लीजिए रात्रि में 12 बजे निकल रहे हैं, 12:30 हुए, तो 12:30 तो हो गए, अपन तो इधर आ गए, मगर टाइम घड़ियों में तो बदला नहीं, इसलिए बदलना पड़ता है। और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर 1 दिन जोड़ दिया जाता है। तो ये आपको दिशा याद रखना है, पूर्व से पश्चिम सूर्य वाली स्थिति में 1 दिन कम, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसमें जुड़ जाएगा। वैसे पृथ्वी घूमती है तो 1-1 दिन जुड़ता जाता है ना, इसे ट्रिक से याद रख लेना। अब आता है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी गति तो करती है, एक तो अपनी धुरी पे घूमती है, जिसे कहते हैं दैनिक गति या घूर्णन गति या परिभ्रमण, और एक होता है परिक्रमण, जैसे फेरी, वो सूर्य के मान लो इस तरह से पृथ्वी
लगाती है, उसमें लगते हैं 365 दिन, और 365 से 1/4, 65 दिन 6 घंटे, इसमें लगते हैं 24 घंटे। तो अपने घूर्णन पर घूमती है 24 घंटे में, और 24 घंटा होता है जिसे सौर दिवस कहते हैं। 24 घंटों का दिन रात, घंटे, मिनट, इसी में सारी भौतिक जैविक क्रियाएं होती है। जीवन का संभव भी इसी वजह से है। अगर ये घूर्णन बहुत ज़्यादा लंबा हो तो भी दिन लंबे हो जाए, रात्रि लंबी हो जाए, तो एकदम पूरा फिट बैठा हुआ है, जीवन के अनुकूल है ये। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा लेते हैं, रात्रि में उसको छोड़ते हैं। इस प्रकार से दैनिक ताप को भी निर्धारित करता है। पूरा सिस्टम सेट हो रखा है 24 घंटे वाला, ठीक है। और पृथ्वी की जो है वो गोल है। और अब देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के हमेशा आधे हिस्से पे ही रहेगा ना उजाला। तो पृथ्वी घूम तो रही है मगर एक बार में चारों तरफ उजाला नहीं होगा, क्योंकि सूर्य एक साइड है। तो जैसे इधर उजाला रह जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, सब के हिस्से में तो आ जाएगा मगर एक ही बार में पूरा नहीं होगा। तो जितना इलाका उजाला होता है उसे कहते हैं प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त। वृत्त मतलब वो वृत्त गोला, इस तरह से। तो दिन रात होते हैं पृथ्वी पर घूमने से, पृथ्वी घूमती रहती है। तो इधर रात, फिर धीरे 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 सूर्य, उधर रात, इस तरह से। अब टॉर्च लेकर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, गेंद को घुमाकर या ग्लोब को घुमाकर। परिक्रमण गति, तो परिक्रमण एक परिभ्रमण, परिक्रमण ये इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। परिभ्रमण, रोटेशन। तो ये जैसे अपने पथ पर घूमती है, अक्ष पर चलती है। अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 86.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगाना परिक्रमण, 365 दिन 6 घंटे। तो 6 घंटे को जोड़कर 4 साल में एक दिन बन जाता है। तो फिर फरवरी जो है बढ़ा दी जाती है, 28 के बजाय 29 हो जाती है 4 साल से। और उस वर्ष को लीप वर्ष बोलते हैं, जिसमें 4 का भाग जाए। जैसे 2020 लीप वर्ष था, जिस शताब्दी में 400 का भाग जाए वो लीप वर्ष होती है। तो 2012, फिर 16, फिर 20, 24, इस तरह से आप बता सकते हैं। ऋतुएं, पृथ्वी क्या है, सूर्य के सामने यानी 23 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से इसके हर हिस्से को अलग अलग समय अलग अलग ताप मिलता है। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा एक हिस्से को किसी को ज़्यादा ताप मिलता, किसी को कम मिलता। झुकी हुई होने की वजह से सूर्य के चक्कर भी लगाती है, तो कभी इस हिस्से में ज़्यादा किरणें, कभी इसमें कम, कभी इसमें ज़्यादा। इस तरह से पूरा बैलेंस जो है वो बैठा हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य की ओर। तो इस वजह से ऋतुएं बनती है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। मार्च माह से सितंबर माह के बीच में सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंध क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। जैसे अपने देख लो आप, मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है, अप्रैल, मई, जून में फुल बढ़ जाती है, जुलाई, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो 6 महीने विषुवत और कर्क के मध्य सूर्य की किरणें जो है वो ज्यादा गिरती है, इस साइड में ऊपर, विषुवत से ऊपर, ठीक है, विषुवत और ऊपर के बीच। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कम होती है, शीत ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें ऊपर है, नीचे कम है, इसलिए। और अगर पृथ्वी को 24 घंटे सूर्य नहीं दिखे एक भी दिन, तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाए। 24 घंटे सूर्य रह जाए, एक भी दिन रात्रि ना हो, तो पृथ्वी आग का गोला बन जाए। खतरनाक काम है, ठीक है ना। सिस्टम पूरा सेट है ये। तो विषुवत रेखा यह स्थिति पुनः है सितंबर से मार्च। सितंबर से मार्च क्या होता है, अब सूर्य उधर खिसक गया, मतलब सूर्य तो नहीं खिसका, पृथ्वी जैसे यहाँ थी, पृथ्वी यहाँ आ गई मान लो। तो अब आप देख सकते हैं इधर लाइट चमक रही है, अब कैमरे में देख रही हो नहीं होगी। तो विषुवत और मकर के बीच में सूर्य चला जाता है, तो हमारे ऐसे लगता है कि सूर्य दक्षिण की ओर चला गया, तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए अपने यहाँ सर्दी बढ़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत आ जाती है, दक्षिण में गर्मी आ जाती है। अब आप इसको देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे ये सूर्य है, स्थिर है, पृथ्वी इसके चारों ओर एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में इसके चक्कर लगाती है। हम मंदिरों में घड़ी की दिशा में लगाते हैं बैलेंस के लिए। पृथ्वी भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही घूमती है, इस तरह से पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब देखो, जैसे
ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। और ये बात है 21 मार्च। 21 मार्च के ठीक 6 महीने बाद 23 सितंबर। अब आप कहेंगे 21 सितंबर होना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि थोड़ा धुरी तिरछी है ना, इस वजह से। और ये 22 दिसंबर और 21 जून। तो 21 जून जैसे आप जून का महीने की कल्पना करें, भयंकर गर्मी, 45 से 50 डिग्री तापमान। क्यों? उस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जून में कर्क रेखा पर। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर आया तो धीरे धीरे पृथ्वी जो है ना इधर से इधर आ गई है, किरणें पड़नी जारी है सूर्य की। अब किरणें पड़ रही है विषुवत रेखा पर, कर्क से धीरे धीरे सूर्य नीचे खिसक गया, विषुवत रेखा पर जो है सीधी किरणें पड़ रही है। तो क्या होगा, कर्क रेखा वाले लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। और अपने यहाँ जैसे भारत है तो वहाँ तो थोड़ी सर्दी शुरू हो जाएगी। तो 23 सितंबर वसंत विषुव उसको बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून है ना, तब उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी है, दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ी थोड़ी सर्दी है। अब इसमें क्या है, ये बीच की स्थिति है। फिर आ गया मान लो दिसंबर। अब दिसंबर में अपने यहाँ कड़क ठंड पड़ती है, ठीक है। सूर्य ऐसा लगता है जैसे दक्षिण में उदय हुआ, उस कोने में अस्त हो गया। तो वो उस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा के ऊपर। विषुवत रेखा फिर कर्क रेखा तो अपन तो बहुत दूर रह गए, तो इसलिए अपने यहाँ सर्दी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं इस घटना को। 22 दिसंबर की बात है, रात्रि सबसे बड़ी होती है ना, यह छोटी होगी, रात्रि सबसे बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उधर से निकला उधर ही अस्त हो गया, और दिन छोटा होगा तो धूप भी कम मिली, रात्रि बड़ी है, ठंड ज़्यादा हो गई। ऐसे याद रखें चीज़ों को। 2 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही है मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे जैसे अपन देखें तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये इलाका अफ्रीका वाला, ये ब्राजील वाला, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उनके सिर के ऊपर होता है सूर्य। अब फिर आया वापस 3 महीने बाद में, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च। पृथ्वी 3 महीने से दिखाया, मतलब फरवरी में यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची। अब मार्च में कल्पना कीजिए, सर्दी चली गई है, गर्मी थोड़ी थोड़ी आने लगी है। तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? विषुवत पे पड़ रही है। देखो इधर भी विषुवत, इधर भी विषुवत, अगर यहाँ मकर और यहाँ कर्क। और अब उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, और विषुवत से धीरे धीरे सूर्य की किरणें आ जाती है कर्क पे, फिर आ जाती है वापस विषुवत से, फिर आ जाती है मकर पे, फिर वापस विषुवत पे, फिर कर्क पे। इस तरह से एक सिस्टम चलता रहता है। तो ये परिक्रमण कक्ष है। 21 मार्च को विषुवत व्रत पर सीधी किरणें पड़ती है। तो इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत तो पृथ्वी का एकदम बीच का गोलार्ध है ना, तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इसे उत्तरी विषुव या वसंत विषुव कहते हैं 21 मार्च को। इस समय न तो सर्दी होती है न गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, पेड़ों के पत्ते झड़ना आदि, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्च का महीना है तो अपनी गर्मी शुरू, उधर सर्दी शुरू। और किरणें कहाँ पड़ रही है? विषुवत पे। आप कहेंगे कर्क पे नहीं है क्या? कर्क पे हो तो जून में होगी ना भयंकर गर्मी। कर्क भारत के बीच में से गुजरती है, राजस्थान में से भी गुजरती है। फिर 21 मार्च के बाद में सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क की तरफ बढ़ती जाती है, और जून में कर्क रेखा पर गिरती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का लंबा दिन, पूरी पृथ्वी का नहीं, उत्तरी गोलार्ध का। पूरी पृथ्वी का तो 21 मार्च है, बराबर है, वो लंबा है नहीं। 21 जून लंबा दिन और छोटी रात, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात। अपने लंबा दिन है तो उधर लंबी रात है। क्यों? क्योंकि उनके सूर्य, ऑस्ट्रेलिया वालों को सूर्य ऐसा लगता है जैसे अपने को लगता है ना कि दक्षिण में उग रहा है, दक्षिण में अस्त हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वालों को लगता है कि सूर्य उत्तर में उग रहा है और उत्तर में अस्त हो रहा है, ऊपर में से तो आता ही नहीं है, सर के ऊपर से, ऐसा लगता है उनको। और इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं 21 जून को। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर आया, और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत पर गिरती है। जैसे इस चित्र को आप देख लो ना, ये दिसंबर, ये देखो ये सितंबर, ठीक है, विषुवत पे
किरणें गिरती है। मैंने लिख भी रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका रिवीजन कर लेना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो इस पुनः इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर में देखो, एक तो है 23 सितंबर और एक 21 मार्च। 21 23 याद रखना, 21 और 23, 21 3 23 9, ठीक है, दिन और रात बराबर वाले। उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिण में वसंत ऋतु, दक्षिण विषुव कहते हैं। 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर पर गिरती है, यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह ना, उनमें फुल गर्मी। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो गया उन लोगों के लिए, और अपने लिए सबसे जो है लंबी रात हो गई उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि अपने सूर्य तो थोड़ा सा आया, तो दक्षिणी अयनांत कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। अब 22 दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, धीरे धीरे सूर्य मकर से विषुवत की ओर आने लगेगा, और 23 मार्च को विषुवत पे आ जाएगा और बराबर का दिन हो जाएगा। इस तरह से दिन छोटे बड़े बराबर, छोटे बड़े बराबर, तो पुनः दिन रात बराबर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक क्षेत्र में आ जाए और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, तो सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा पर द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए और पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये गोल वाली, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया घूमते घूमते, तो चंद्रमा क्या करेगा, सूर्य के आड़े आ गया, तो हमें लगेगा कि सूर्य के आड़े चांद आ गया, ऐसा लगता है कोई पत्थर सा आया और साइड में हट रहा है। तो जहां चंद्रमा आया है बीच में, तो ग्रहण किसका हो रहा है, सूर्य का। चंद्रमा बीच में आए तो ग्रहण सूर्य का हम मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सूर्य पूरा दिखाई नहीं देगा, ये आड़े आ गया ना, तो जहां आड़े आया है वो तो वहां तो पूरी परछाई बनेगी, पूरा ग्रहण। और ये जैसे रोशनी टकरा के ऐसे जाए या टकरा के मान लो इस तरह से जाए, किरण इधर से टकरा के चारों तरफ फैलती है ना, तो ये जो दूरी है ये है आंशिक चंद्र ग्रहण। तभी कहते हैं ना आंशिक रहेगा पूर्ण रहेगा। हालांकि चंद्र और सूर्य ग्रहण के पीछे वैज्ञानिक लॉजिक तो ये है, फिर भी आंखों की रोशनी इत्यादि चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसको देखना नहीं चाहिए, वैज्ञानिक भी मना करते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, क्यों, क्योंकि चंद्रमा इधर आया हुआ है, तो चंद्रमा का ये जो भाग है पीछे वाला, इस पे रोशनी नहीं पड़ रही, तो हमें क्या होगा, चंद्रमा प्रकाशित होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी हमें चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। और दिन में होगा, ये दिन में चंद्रमा वैसे ही नहीं दिखता, और तो उसमें क्या है कि सूर्य जो है वो अपने को ऐसा लगेगा कि सूर्य के आड़े आ गया। अब चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, क्योंकि अमावस्या में तो चंद्रमा के किरणें वैसे ही नहीं पड़ती, परंतु एक किरणें पड़ना अलग है, और एक सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तब किरणें पड़ती है ना, तो वो किरणें क्या थोड़ी हानिकारक होती है, पराबैंगनी विकिरणें भी आती है उसमें, इसलिए इसको थोड़ा खराब मानते हैं ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण जो है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी आ गई तो रात्रि में हमें से देखेगा कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य की किरणों से चंद्रमा चमकता है, पृथ्वी आड़े आ गई तो चमकना बंद हो जाएगा, फिर पृथ्वी धीरे धीरे जाएगी आगे और चंद्रमा भी खिसकेगा, घूमेगा, तो इस हिसाब से फिर हमें वो चंद्रग्रहण दूर होता हुआ दिखाई देता है। तो अब आप टॉर्च और छोटी और बड़ी गेंद लेके ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको क्या क्या करना है वो आप जानते हैं। धन्यवाद।